आज के इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता यानी कि ज्यूरिडिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कार्य करता है इस सब के बारे में उल्लेख होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो ज्यूरिडिक्शन में आता है वो है मूल अधिकारिता का। इस पे ऐसे विवाद की सुनवाई की जाती है जो केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल ज्यूरिडिक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है, मतलब जो मूल अधिकारिता का जो उल्लेख है ये कौन से अनुच्छेद में आता है। तो इसका जो उल्लेख है हमारे पास वो है 131 में, आर्टिकल 131 में। इसके अनुसार केवल निम्न मामलाएं जो है ना सुप्रीम कोर्ट सुनता है। मतलब इसमें से कौन कौन से मामले केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा उसको देखते हैं हम लोग। पहला, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हुआ तो वो सुनेगा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। भारत सरकार और राज्य सरकार मिल के कोई एक राज्य सरकार के बीच में विवाद हुआ तो वो भी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हुआ तो वो भी कौन सुनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू 71 ये हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनावी संबंधी विवाद को सीधे सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। मतलब उसका जो विवाद का जो सुनवाई करेगा वो करेगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन। जो 42वां जो संविधान संशोधन था उसके जोड़ा गया 131A। अभी 131 पढ़ रहे थे, उसमें 131A जोड़ा गया। अब ए में क्या रखा गया, देखिए ए में केंद्र विधियों की संवैधानिकता की जांच करना भी सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होगी। ठीक है, मतलब जो केंद्र विधि जो होगा, केंद्र में जो भी आपका कानून होगा उसको संवैधानिक संविधान के अनुसार है या नहीं है इसका भी जांच करना आपका एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन में होगा, किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, और इसको समाप्त भी कर दिया गया कब, 43वां संविधान संशोधन 42वां में जोड़ा गया और 43वां में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट है आर्टिकल 262 में भी क्या बताया गया, देखिए संसद विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकेगी कि नदी जल विवादों अंतर राज्य को सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब संसद यदि विधि बना लिया उसके बाद यह प्रावधान कर सकता है कि नदी जल विवाद जो होता है, जो अंतर राज्य में होता है, राज्य के बीच में जो होता है को सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अन्य न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब कर सकता है वो, तो कौन सा आर्टिकल में 262 है, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपीलीय अधिकारिता। अधिकारिता जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, देखिए तो आर्टिकल 132 से 136। ठीक है, 32, 33, 34, 35, 36, टोटल 5 आर्टिकल में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 132 देखते हैं इसमें। अब संविधान की व्याख्या दीवानी या फौजदारी मामलों में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि हाईकोर्ट यदि कोई आदेश दे दिया आपको या फिर कोई एक निर्णय सुना दिया है और वो यदि मतलब आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप उसके विरुद्ध आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसका जो उल्लेख है 132 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 133 आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है। 133 में बोला जा रहा है कि हाईकोर्ट द्वारा दीवानी मामलों में, ठीक है ये याद रखना आपको, यहाँ पे कौन सा मामला था, दीवानी या फौजदारी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दीवानी दिया हुआ। ठीक है, सिविल केसेस, दीवानी का हम लोग बोलते हैं सिविल केसेस। ठीक है, हाईकोर्ट द्वारा दीवानी मामलों में दिए गए निर्णय या आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसमें सिर्फ दीवानी मामलों का उल्लेख है और ऊपर वाले में दीवानी और फौजदारी दोनों या करके था। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ दीवानी बोले तो 133, दीवानी या फौजदारी बोले तो 132 आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 134 में क्या बोलता है, सिर्फ फौजदारी मामले। ठीक है, शुरुआत में 132 में फौजदारी दीवानी दोनों या में था और उसके बाद 133 में हम लोग देखें कि उसमें क्या था, आपका दीवानी मामला था। और अब जो हम लोग 134 पढ़ने वाले हैं उसमें सिर्फ फौजदारी मामला यानी कि क्रिमिनल केसेस को बोलता है। फौजदारी को इंग्लिश में क्रिमिनल केसेस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दिए गए जो भी निर्णय होगा सुप्रीम हाई कोर्ट द्वारा उसको भी सुप्रीम कोर्ट पर अपील किया जा सकता है। लेकिन इसका कुछ शर्त भी है। कौन कौन सा शर्त है, देखिए अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले को हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय में कोई भी चल रहा है उसको हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। मतलब कोई जैसे हो गया हाई कोर्ट के नीचे होता है ना, जिला कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसमें कोई न्यायालय कुछ चल रहा है, कोई केस रहा है, उसको बुला सकता है हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बरी करने किंतु अपील में हाई कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की सजा देने पर भी वो जा सकता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, इसके अंतर्गत हाई कोर्ट में सभी उसके नीचे वाला जितने कोर्ट आते हैं सभी आ जाते हैं। अभी बताया मैंने, ग्राम न्यायालय आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा, सब सारा चीज इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने हेतु हाई कोर्ट में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। ये आर्टिकल 134A में लिखा हुआ क्लियरली। ठीक है, आप ऐसे ही जाके डायरेक्ट नहीं अपील कर सकते, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आपको प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो प्रमाण पत्र वाला जो शर्त है ये जोड़ा गया कब, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि हाई कोर्ट पत्र ना दे तो SLP लेकर भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये भी है, यदि मान लीजिए कि वो नहीं देगा,
आपको दे ही नहीं रहा प्रमाण पत्र, फिर आप क्या कीजिएगा, तो एसएलपी लेके जा सकते हैं। अब एसएलपी क्या होता है, तो एसएलपी का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 136 में। अब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो एसएलपी यानी कि विशेष याचिका, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है। यह एक विवेकाधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार, अर्थात वे इसे स्वीकार भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन प्रमाण पत्र लेके जाएगा तो वो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है आपका विशेष अधिकार है किसका, तो सुप्रीम कोर्ट का, ये आप लेके जाइएगा तो उसको मन हुआ तो स्वीकार करेगा, नहीं तो नहीं भी कर सकता, ठीक है, मतलब इसको इनकार कर सकता है, ऐसा मोटा मोटी जान लीजिए। नेक्स्ट है 135 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, तो संघीय कोर्ट के पास सारी अपीलीय शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या गया, जो संघीय कोर्ट था बहुत पहले, फेडरल कोर्ट जो था उसको समाप्त करके जो सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, तो उसकी जितना भी था मजिस्ट्रेट वगैरह जितना भी था सारा आ गया था इसमें, और उसी से हम लोग का जो कन्या जेपी कन्या जो थे वो हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बने थे भारत के। तो उसी तरह जो फेडरल कोर्ट में जितने भी सारे जो अपीलीय शक्तियाँ होगा वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हो जाएगा। इसके बारे में जो जानकारी है 135 में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या था, निर्माण की समीक्षा करना, तो वो आर्टिकल 137 में निर्माण की समीक्षा करना कि रिव्यू द जजमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णय आदेश की समीक्षा कर सकता है, ठीक है। सत्र न्यायालय हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटीशन, फिर क्यूरेटिव पिटीशन। यहाँ तक आप देखिए समझिएगा पहले इसको, सत्र न्यायालय पहले आता, वो कुछ न्यायालय दिया, उसके बाद वो हाई कोर्ट जाइएगा, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, फिर रिव्यू पिटीशन के बाद आपको क्यूरेटिव पिटीशन डालना होगा, ठीक है। ये होता क्या है तो इसको हम लोग देखते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन को हिंदी में बोलते हैं उपचारात्मक याचिका, ठीक है। इसको हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए किसी न्यायालय निर्णय के विरुद्ध प्राकृतिक न्याय में, ठीक है, उल्लंघन के आधार पर यह याचिका लगाई जा सकती है। इसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है, इसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन इसका जो पहली बार उपयोग हुआ था वो था रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा के मामले में, भारत में पहली बार इसका उपयोग हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट, ये जो न्यायिक समीक्षा वाला जो शब्द है ना, ये आर्टिकल 13 में है, इसका आधार इसको बोला जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधि की समीक्षा जब संविधान आधार पर की जाती है तो उससे न्यायिक समीक्षा की जाती है, ठीक है। कोई भी विधि है वो संविधान के आधार पर है या नहीं है उसको हम लोग बोल देंगे न्यायिक समीक्षा, ठीक है। इसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू है वो इसका आधार है, ठीक है, यानी कि बेस है। अब नेक्स्ट देखते हैं संविधान पीठ होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता क्या है, तो इसका उल्लेख जो है 145 में, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान पीठ का उल्लेख 145 में है, 145 में है, ठीक। नेक्स्ट, इसमें न्यूनतम कितने जज बच सकते हैं संविधान पीठ में, तो 5। इसका नेक्स्ट है, इसमें निर्णय बहुमत से लिया जाता है, यदि 5 है तो 2 और 3 का निर्णय आ जाएगा, 7 रहेगा, मतलब विषम, हमेशा विषम संख्या में होगा, 5 रह सकता है, 7 रह सकता है, 9 हो सकता है, ताकि बहुमत से इसका निर्णय आ सके। नेक्स्ट है, इसका गठन कौन करते हैं, तो सीजीआई करते हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो सीजीआई होंगे, क्योंकि वही करते गठन। नेक्स्ट है, निम्न मामलों में यह गठित होती है, कौन कौन से मामलों में यह गठित होगी, संविधान की व्याख्या यदि करना हो, ठीक है, उस टाइम में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना हो, इसका उल्लेख 143 में उस टाइम। और नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद में जो 71 में उल्लेख है इस टाइम, ठीक है। तो ये 3 मामले हैं जिसमें यह गठित होती है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब तक की जो सबसे बड़ी संविधान पीठ था वो था केशवानंद बनाम भारत संघ, वो 13 जज थे, ये भी याद रखना आपको 13। इससे पहले गोलकनाथ वाले था उसमें 9 था, नहीं सॉरी 11 थे, गोलकनाथ वाले में 11 थे, और अब जो केशवानंद वाला उसके अभी 1973 में जो हुआ था वो 13 जज थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रोस्टर क्या होता है, तो रोस्टर किसको बोलते हैं, लिस्ट ऑफ पीपल नेम्स ऑफन विथ जॉब्स दे हैव बीन गिवन टू डू, ठीक है, उसको बोलते हैं रोस्टर। नेक्स्ट है, रोस्टर का निर्धारण कौन करेगा, तो सीजीआई करेगा। मास्टर ऑफ रोस्टर भी सीजीआई को बुलाया था, ठीक है, मास्टर ऑफ रोस्टर भी सीजीआई को बोलता है, रोस्टर का निर्धारण सीजीआई करता है, अर्थात सीजीआई विभिन्न मामलों का आवंटन अन्य जजों के बीच करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका मतलब क्या होगा रोस्टर का, मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें पीपुल का नाम होगा कि आपको ये काम दिया था, आपका ये काम दिया था, यही चीज़ को रोस्टर बुलाया था, ठीक है। तो जैसे पीएम अपना क्या करते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है उसमें क्या सबको कार्य बांटते हैं, इसको दे दिया वित्त मंत्रालय, इसको दे दिया रेलवे मंत्रालय, उसी तरह से यहाँ पे ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट लोग देखते हैं, अभिलेख न्यायालय को हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं। इसका उल्लेख 129 में है, इसको याद रखना, एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। 129 में अभिलेख न्यायालय का उल्लेख है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका 2 अर्थ है, क्या अर्थ है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भविष्य में संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाएंगे, ठीक है। यदि कोई निर्णय इसके विरुद्ध जा रहा है, आप उला निकाल के आप बता सकते हैं कि आपने इस टाइम में ये फैसला दिया था, और वो उसको मान नहीं सकता, मतलब वो उसको इनकार नहीं कर सकता, वो मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को फिर वो, ठीक है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार है, यानी कि न्यायिक अवमानना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके संदर्भ में न्यायिक अवमानना एक्ट 1971 बनाया गया है, और आर्टिकल जो है 142 में भी इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का उल्लेख करता है, यानी कि उल्लेख। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आते हैं 142, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, अभी जो न्यायिक वाला पढ़ा उसी में,
सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में फैसला सुनाते हुए संवैधानिक दायरे में रहते हुए ऐसे आदेश दे सकता है जो किसी व्यक्ति को न्यायपूर्ण देने के लिए उचित हो। ठीक, नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक उस विषय पर कोई कानून ना बन जाए, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, यह ऑर्डर ऑफ इम्फोर्सेबल है, यह ऑर्डर इम्फोर्सेबल है, मतलब यह मतलब बलपूर्वक इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब थोपा जा सकता है, इसे याद रखिए। संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, इसको मतलब जो भी इसका जुरिडिक्शन है उसको आप बढ़ा भी सकता है। इसका उल्लेख 138 में 139 में क्या है, मूल अधिकार के अलावे किसी अन्य मामले में रिट जारी करने की शक्ति जो है संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है। ठीक है, ऐसे तो मूल अधिकार में ही सिर्फ रिट निकालती है कौन, सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट है मूल अधिकार में तो निकालता है और अन्य मामले में ही निकाल सकती है। ठीक, तो इसीलिए हाई कोर्ट का जो रिट निकालने का पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होता है। लेकिन 139 आर्टिकल में मूल अधिकार के अलावे किसी अन्य मामले में यदि रिट निकालना हुआ तो संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट की ये पावर दे सकती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 139 का ए में क्या लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहे किसी मामले किसी दूसरे हाई कोर्ट में हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक है, एक हाई कोर्ट में चल रहे मामले को किसी दूसरे, जैसे दिल्ली में चल रहा है तो उसको बॉम्बे में कर सकता है, बॉम्बे में चल रहा है उसको कलकत्ता में कर सकता है, इस तरह से कहीं भी कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, एक ही प्रकार का मामला दो या दो से अधिक सुप्रीम हाई कोर्ट में विचाराधीन होने पर सुप्रीम कोर्ट इसे अपने पास मंगवा सकता है। इसका भी उल्लेख 139A में है। इसे जोड़ा गया 39A है, यानी कि नया आर्टिकल है तो इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी शक्तियां दे सकेगी जिससे सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिता को बेहतर ढंग से कर सके। ठीक है, इसका उल्लेख 140 में। ठीक है, अधिकारिता का जो विस्तार था 138 था, लेकिन 140 क्या बोल रहा है कि इसका अधिकारिता ऐसा एक विधि बना देगा जिससे इसका शक्तियां बढ़ जाएगा और अधिकारिता बेहतर ढंग से कर सके, इसमें बेहतर ढंग से कर सके, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 141 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय या फिर विधि जो भी घोषित करेगा भारत के सभी न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगा। जो भी वो निर्णय दे दिया वो सभी न्यायालय को उसको मानना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 144 में क्या लिखा हुआ है, तो भारत के सभी सिविल व न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। ठीक है, जितना भी न्यायिक और सिविल वाला जितना भी होगा न्यायालय, वो सारा चीज़ अभी जो भी प्राधिकारी होगा वो सारा चीज़ आपको सुप्रीम कोर्ट की सहायता में ही काम करेंगे, ऐसा नहीं कि उसका विरुद्ध चले जाए। नेक्स्ट है आर्टिकल 145 क्या बोल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अनुमोदन से अपने नियम एवं प्रक्रिया का निर्धारण करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 146 क्या बोल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी एवं सेवक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे एवं इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम की पालना करना सीजीआई को करनी होगी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक व्यय संचित निधि पर भारित होता है। भी याद रखना जो भी खर्चा होगा प्रशासनिक वो सारा चीज़ संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद राज्यपाल वगैरह है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो संघ वाला चैप्टर था वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग राज्य वाला चैप्टर शुरू करेंगे, राज्य का जो भाग था वो शुरू करेंगे वाले। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।